हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही यूनिक और नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। बहुत प्रेडिक्शन लेवल्स जो हैं इससे आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। बहुत सी लोगों की मेरे पास क्वेरीज आई थी, तो उन्हीं का एक तरह से आंसर भी है इसमें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रमा और गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव का गोचर जब चंद्रमा से रिलेशन बनाता है तो उसमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले एक दुविधा रहती है बहुत से लोगों के मन में कि कौन सा प्लैनेट हमारा बली है, कौन सा प्लैनेट हमारा कमज़ोर है, वीक है कुंडली में, वो कैसे देखा जाए। तो इसके ऊपर अभी मैं कुछ समय के बाद एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि किस प्लैनेट को कैसे आपको एनालाइज करना है कि क्या ये प्लैनेट मेरे लिए कुंडली में बली है या ये प्लैनेट मेरे लिए कुंडली में वीक है। तो आज एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा चंद्रदेव के ऊपर। चंद्रदेव कब बली होते हैं, बहुत से लोगों के मन में संशय रहती है और कि हमारा चंद्रमा वीक है, कमज़ोर है, कौन से पर्टिकुलर पीरियड में चंद्रमा जो है बली रहते हैं। तो इसमें 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप याद कर लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि शुक्ल पक्ष जब आरंभ होता है दोस्तों, जैसे ही अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि होगी प्रतिपदा, वहाँ से लेकर शुक्ल पक्ष की दशमी तक, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ, लिख भी देता हूँ। पहला शुक्ल पक्ष की दशमी तक, शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा जो होते हैं, आप इनको यूं लिख सकते हैं, ये मध्य बली होते हैं दोस्तों। इतना ज़्यादा इनमें पावर नहीं होती है, एक मीडियम जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन बली अवश्य होंगे। मीडियम मध्य बली इसको आप कह सकते हैं। सेकंड, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की मैं जल्दी छोटा छोटा लिख रहा हूं। शुक्ल पक्ष की जैसे ही 11वीं तिथि आरंभ होगी और ये कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, यहां पे चंद्रदेव जो होते हैं पूर्ण बली होते हैं दोस्तों। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चंद्रदेव होंगे वो अति उत्तम होंगे, श्रेष्ठ होंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। और इसके बाद लास्ट क्या आता है, फिर कृष्ण पक्ष की षष्ठी से, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से फिर अमावस्या तक, अमावस्या तक चंद्रमा जो हैं बिल्कुल वीक हो जाते हैं, जिसको एक कमज़ोर क्षीण चंद्रमा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा जो हैं क्षीण हो जाते हैं दोस्तों, वीक हो जाते हैं। और किसी की भी कुंडली में अगर इस पीरियड में इनका जन्म है कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर अमावस्या के बीच में, तो वो चंद्रदेव कमज़ोर हैं दोस्तों। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। आप जो भी लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो इन चीज़ों को याद कर लें। दशमी तक मध्य बली, फिर एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक श्रेष्ठ पूर्ण चंद्रमा, और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अमावस्या तक क्षीण चंद्रमा। अब इसमें जो बी वाला या सेकंड वाला जो क्राइटेरिया है, इसमें अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अपने नवांश में चले जाते हैं या अपने ही दृष्टिकान में चले जाते हैं, तो ऑलरेडी वो पावरफुल तो हैं ही, क्योंकि एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक हैं। तो यहाँ पे वो पूर्ण रूप से बली हो जाते हैं, जिसको आप बहुत पावरफुल कह सकते हैं।
अगर अपने नवांश में चले गए और अपने दृश्यकान में चले गए तो पूर्ण बली माने जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, अगर बी कंडीशन है चंद्रमा की आपकी कुंडली में, सेकंड नंबर कंडीशन है, और चंद्रमा नवांश कुंडली में सिंह नवांश में चले जाते हैं। सिंह नवांश का मतलब है कि सिंह राशि में 5 नंबर राशि में अगर आपके चंद्रमा चले जाते हैं कुंडली में, लेकिन उसमें आपको सिर्फ हाउसेस देख लेने हैं कि वो 8th 12th या 4th हाउस में नहीं हो, 3rd 11th में होगा तो कुछ वीक, अगर 6th में होगा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल। 5 नंबर राशि और 6th हाउस में हो और ये कंडीशन अगर आपकी कुंडली में एप्लीकेबल है तो वो चंद्रदेव भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। और यही कंडीशन अगर आपकी कुंडली में चल रही है और शुक्रदेव अगर उस लगन के लिए शुभ प्लैनेट हैं और वो चंद्रदेव पर दृष्टि डाल देते हैं, या बृहस्पति देव उस लगन के लिए अगर बहुत ही शुभ प्लैनेट हैं और चंद्रमा पे दृष्टि डाल देते हैं, जो चंद्रदेव का जो बल होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं जब भी आप चंद्रमा को क्लासिफाई करेंगे अपनी कुंडली में, क्योंकि चंद्रदेव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गुरुदेव का ट्रांजिट जब चंद्रमा से रिलेशन बनाता है, यानी गोचर में गुरुदेव जब चंद्रमा से रिलेशन बनाएंगे तो क्या इवेंट्स होती हैं, ये आप हर किसी के चार्ट में, अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं दोस्तों। जब भी पहली कंडीशन ये होती है गुरुदेव गोचर में आपके जन्म चंद्रमा के, जो कुंडली में आपके जन्म चंद्रमा है उनके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है दोस्तों, ये कहीं भी आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी। ये प्रैक्टिकली मैंने एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उनसे सीखी थी। पूरी डिटेल्स मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा। तो एक एग्जांपल मान लीजिए आपके चंद्रदेव कुंडली में यहाँ है, लगन कुंडली में चंद्रदेव यहाँ है, इसमें खाली आपको राशि कुंडली लेनी है दोस्तों, भाव कुंडली नहीं लेनी है, किसी तरह की और कुंडली नहीं लेनी है। तो अगर गुरुदेव गोचर में, बृहस्पति देव गोचर में, ये आपको सदा ध्यान रखना है दोस्तों। चंद्रमा लगन कुंडली के, बृहस्पति गोचर के, जब बृहस्पति इसके ऊपर से, चंद्रदेव के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो आपके लाइफ में कोई मेजर इवेंट हैपन होती है। और उस मेजर इवेंट को आप फाइन ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं कि कब वो इवेंट हैपन होगी, तो तब होगी जब बृहस्पति देव वक्री चल रहे होंगे, रेक्टोग्रेट होंगे, उसी पीरियड में वो इवेंट हैपन होती है। तो इसको और क्लासीफाई करने के लिए दशाएं, अंतर्दशाएं देखनी पड़ती हैं, लेकिन ये एक गोल्डन रूल है जो आप याद कर सकते हैं। जब भी किसी की भी कुंडली में चंद्रदेव के ऊपर से गोचर के बृहस्पति जाते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो कोई इवेंट हैपन होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताता हूँ, एक कुंडली के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं चंद्रदेव को यहाँ रब कर लेता हूँ। मान लीजिए किसी का यहाँ पे चंद्रदेव कुंडली में प्लेस्ड हैं, 11 नंबर कुंभ राशि में चंद्रदेव प्लेस्ड हैं, और अभी आप सबको मालूम है कि गुरुदेव जो हैं 11 नंबर राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं गोचर में। लेकिन पहले आपको ये देख लेना है कि चंद्रदेव आपकी कुंडली में किस भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 9 नंबर लिया है, तो यहाँ चंद्रदेव 8th भाव के, अष्टम भाव के स्वामी आएंगे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब ये है गुरुदेव जो हैं आपके 8th लॉर्ड, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे 8th लॉर्ड है, उनके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कुछ सडन इवेंट हो सकती है। 8वां घर जो होता है दोस्तों, शमशान घाट को रिलेट करता है। ये मैंने बहुत समय पहले भी एक वीडियो में बहुत डिटेल्स में इसको बताया था कि जब भी राहु का ट्रांजिट 8th हाउस से जाता है
राहु देव का ट्रांजिट क्षमा चाहता हूँ 8th हाउस में आता है, तो आपको उस पीरियड में शमशान घाट ज़रूर जाना पड़ता है। कोई इस तरह की आपको बुरी खबर अवश्य मिल सकती है अपने रिलेटिव्स के बारे में, या जब भी शनि देव भी अष्टम भाव से ट्रांजिट करते हैं तो ऐसे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। लेकिन राहु देव बिल्कुल 100% आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ क्लासीफाई हम करेंगे, चंद्रमा 8th लॉर्ड है और बृहस्पति देव इनके ऊपर से गोचर करेंगे, तो आपके घर में कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। अचानक से कुछ ऐसी इवेंट हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, और ये इवेंट नेगेटिव ही होगी दोस्तों। पॉजिटिव कैसे होगी ये बाद में भी दूसरे एग्जांपल से बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, जब भी बृहस्पति का गोचर चंद्रमा के ऊपर से जाता है तो इस तरह की इवेंट होती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी का यहाँ 10 नंबर है और यहाँ पे अगर चंद्रदेव हैं कुंडली में, तो इस केस में चंद्रदेव जो हैं 7th लॉर्ड बन जाते हैं दोस्तों। अब 7th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, पहले ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए। पहला, 7th हाउस आपको नेम फेम देता है दोस्तों। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ। 7th हाउस आपका नेम फेम है। 7th हाउस चेंज ऑफ प्लेस भी होता है। चेंज ऑफ प्लेस 2 हाउसेस से देखा जाता है, 12th और 7th। और 7th हाउस से आपको जो आपकी डेली इनकम होती है वो भी इंक्रीज होती है। इसको डेली वेजेस का भी हाउस कहा जाता है। तो इस तरह से और जो भी चीज़ें हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा है और चंद्रमा के ऊपर से अगर बृहस्पति जा रहा है, चंद्रमा आपके 7th लॉर्ड है, दशा अनुकूल है, टाइम पीरियड अनुकूल चल रहा है, तो उस पीरियड में विवाह भी हो जाता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अब ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो अब देखिए, चंद्रमा यहाँ पे अगर किसी कुंडली में प्लेस्ड हैं और बृहस्पति इनके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तो इसमें आपको पहले अपनी दशा अंतरदशा देखनी है कि वो क्या कहती है। अगर वो कोई पॉजिटिव इवेंट की तरफ इंडिकेट कर रही है तो इस पीरियड में क्या होगा, अगर बृहस्पति देव इसके ऊपर से ही ट्रांजिट करेंगे तो आपकी चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, आपको नेम फेम भी मिल सकता है, और इस पीरियड में आपको धन भी मिल सकता है दोस्तों। 7th हाउस मनी से भी रिलेट करता है। ये डिटेल्स में एक वीडियो इसके ऊपर मैं अलग से बताऊंगा कि 7th हाउस मनी से क्यों रिलेट किया जाता है। तो हर तरह से जब भी बृहस्पति का गोचर चंद्रमा से आएगा, चंद्रमा के ऊपर से जाएगा, तो इवेंट्स हैपन होती हैं। अब सेकंड, जब बृहस्पति देव आपके जन्म कुंडली के चंद्रमा के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, ऑपोजिट, देखिए पूर्ण दृष्टि ही 100% रिजल्ट देती है। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन थी, ये भी इस पॉइंट का मैं आंसर यहाँ कर रहा हूँ। अपने से 7वें भाव पे जब प्लैनेट दृष्टि डालता है तभी उसका पूर्ण रिजल्ट आता है। लेकिन बृहस्पति देव, शनि देव और मंगल देव को एक्स्ट्रा दृष्टियाँ दी गई हैं, उनका एक लॉजिक और रूल डिफरेंट होता है। अब इसी कुंडली में मैं आपको ये बताता हूँ, मान लीजिए बृहस्पति देव गोचर में, यहाँ गोचर, अगर गोचर में 4 नंबर में बृहस्पति देव आपके आ जाते हैं, दशा अंतरदशा अगर आपकी अनुकूल है और सीधा ये चंद्रदेव पर दृष्टि डालेंगे, तो इस पीरियड में भी आपको नेम फेम मिल सकता है या चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर। लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, जब भी बृहस्पति चंद्रदेव के बिल्कुल सामने आ जाते हैं तो जॉब में चेंज देखा जाता है या आपकी प्रमोशन भी उस पीरियड में हो जाती है। तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा चंद्रदेव आपकी कुंडली में किस चीज़ के कारक हैं दोस्तों। तो ये एक पार्ट हो गया। इसको आप नवमांश कुंडली में भी सेम रूल्स लगा के चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर अलग से अभी मैं आने वाले समय में और वीडियोस भी बनाऊंगा कि जब विवाह होता है तो कैसे बृहस्पति देव का गोचर काम करता है दोस्तों। तो हर तरह से चंद्रमा को आपको एनालाइज कर लेना है कि बृहस्पति का गोचर अगर चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, ये बिल्कुल उनके सामने बृहस्पति देव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इवेंट घटने वाली है आपकी लाइफ में। और वही इवेंट क्या होगी? पहला,
चंद्रमा का आपको देख लेना है कि कौन से भाव के वो मालिक हैं। दूसरा, आपकी दशा किस भाव की चल रही है। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको सॉर्ट आउट करके बताता हूँ। इसी वाले एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए किसी का चंद्रमा कुंभ राशि में है और 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, ये 12वां घर है, यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है, उसकी अंतरदशा चल रही है इस पीरियड में। तो 12वां घर क्या है? 12वां घर लॉस को इंडिकेट करता है, कुछ लॉस होने वाला है आपको। और बृहस्पति देव जैसे ही चंद्रमा के ऊपर गोचर करेंगे, चंद्रमा यहाँ पे 8th लॉर्ड बन जाते हैं। अगर इस कुंभ में चंद्रमा होंगे तो वो अष्टमेश बन जाएंगे। तो इस तरह का कोई बैड न्यूज़ आपको मिलने वाली है आपके घर में दोस्तों। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही इसमें आपको एनालाइज करना है कि दशा आपकी क्या चल रही है, टाइम पीरियड क्या चल रहा है दोस्तों। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है अपने आप में, गुरुदेव का गोचर चंद्रमा के ऊपर। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों गुरुदेव का ट्रांजिट जो है चंद्रमा के ऊपर आता है तो ऐसा रिजल्ट मिलता है, इसका क्या लॉजिक है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव को 9th लॉर्ड माना गया है और 12th लॉर्ड माना गया है। 9th लॉर्ड जो होता है ट्रैवल देता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देता है, और 12th लॉर्ड जो है वो चेंज ऑफ प्लेस देता है। और चंद्रदेव जो है काल पुरुष की कुंडली में 4th लॉर्ड हैं, जो कि आपके सुख स्थान या आपके जन्म स्थान या आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको इंडिकेट करते हैं। तो इसीलिए जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है गोचर में, चेंज ऑफ प्लेस होती है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी होता है और विवाह भी इस पीरियड में होता है दोस्तों। ये भी अभी सेकंड पार्ट जब मैं इसका बनाऊंगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि बृहस्पति देव और चंद्रमा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब विवाह होता है दोस्तों। तो बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ट्राई करिए अपने अपने चार्ट्स में। पीछे बैकग्राउंड में जाके देखिए कि जब जब बृहस्पति देव का ट्रांजिट जो है चंद्रमा के ऊपर से गया था तो क्या इवेंट आपके लाइफ में हुई है दोस्तों। और उस पर्टिकुलर पीरियड में जब बृहस्पति देव वक्री होंगे या रेक्टोग्रेट होंगे, उसी पीरियड में वो इवेंट मोस्टली हैपन होती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।